Hello guys, welcome to my channel and this is Samreen. Today I'm going to tell you my personal strategy for audit and how I score 75 marks in audit. But do please subscribe my channel and support me. And let me tell you, watch this video till end. You will get some beneficial tips from it. And this video is going to be a bit longer because I want to tell each and every point of my strategy. Okay, so it will be very beneficial for you all. सो मैं आपको बताऊं कि क्योंकि मैंने इंडिविजुअल ग्रुप दिया था, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 सेपरेटली. मैंने ग्रुप 1 क्लियर किया था इन मई 2024 एंड मैंने अपना सेकंड जो ग्रुप है वो क्लियर किया इन जनवरी 2025 एंड मैंने अपना सितंबर 2024 का अटेम्प्ट नहीं दिया था. सो बिकॉज आई हैड टू मच टाइम वाइल आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई ग्रुप 1, तो मैंने उसी के साथ अपनी ऑडिट की क्लासेस ले ली थी. एंड फिर मैंने क्या किया था कि जब मेरा ग्रुप 1 के एग्जामिनेशन हो गए एंड मेरे ग्रुप 2 में 2 सब्जेक्ट बचे थे, कॉस्टिंग एंड FMSM. तो मैं जब उसकी क्लासेस ले रही थी तभी मैंने अपने ऑडिट का जो रिवीजन है वो स्टार्ट कर दिया था. एंड मेरा फर्स्ट जो रिवीजन था वो बाय अगस्त एंड कंप्लीट हो गया था. तो मैं आपको बताऊं कि मैंने कौन कौन से चैप्टर किए थे एंड कौन से चैप्टर छोड़े थे और किस चैप्टर में मैंने किस तरीके से डिवाइड करके पढ़ा था. सो कमिंग ऑन टू चैप्टर नंबर 1 एंड 2, जो बच्चे इजी समझते हैं वो सोचते हैं कि उससे क्वेश्चन नहीं आएंगे. सो लेट मी टेल यू कि ऐसा नहीं होता है, उससे क्वेश्चन आते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं. क्योंकि जनवरी 2025 का जो अटेम्प्ट था उसमें शायद जो फर्स्ट क्वेश्चन ही था वो चैप्टर नंबर 1 या 2 से आया था. एंड मैं खुद पर्सनली बताऊं कि मैंने चैप्टर नंबर 1 एंड 2 बहुत अच्छे से किया था, बट मुझको वो क्वेश्चन समझ में नहीं आया था एंड आई डिड नॉट अटेम्प्टेड इट. सो ऐसी गलती मत कीजिए कि आप चैप्टर नंबर 1 एंड 2 नहीं करें एंड उसको छोड़ के चले जाएं. ओके, तो चैप्टर नंबर 1 में तो ऐसी कोई प्रो टिप नहीं है कि आपको उसको किस तरीके से ब्रेक करके पढ़ना है. बट फॉर चैप्टर नंबर 2 लेट मी टेल यू कि चैप्टर नंबर 2 में जो फैक्टर्स आप कंसीडर करते हो फॉर जो भी आपकी स्ट्रैटेजी आप बनाते हो, ऑडिट स्ट्रैटेजी, आप उसके लिए जो फैक्टर कंसीडर करते हो उस टॉपिक तक आप पहले एक वो पढ़िए, उस टॉपिक तक एक बार एक फ्लो में पढ़िए. ओके, जब भी आप रिवीजन कर रहे हैं तो फैक्टर विच आर कंसीडर फॉर मेकिंग ऑडिट स्ट्रैटेजी, उस टॉपिक तक आप एक बार में पढ़िए, एक सिट में पढ़िए. ओके, एक सिटिंग में पढ़िए कि या मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप एक दिन में उतना टॉपिक पढ़ लीजिए. फिर उसके बाद जो टॉपिक हैं जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन है, ऑडिट प्रोग्राम है, उसको आप दूसरे दिन पढ़िए या उसको दूसरी सेटिंग में पढ़िए. ओके, सो इस तरीके से आप चैप्टर नंबर 2 को डिवाइड करके पढ़ सकते हैं. नाउ कमिंग ऑन टू चैप्टर नंबर 3. चैप्टर नंबर 3 को मैं पूरा करके नहीं गई थी, लेट मी टेल यू. सो मैंने उसमें कौन कौन से टॉपिक किए थे स्पेसिफिकली मैं वो आपको बता दूं. एंड मैं यहाँ पे कोई भी सिलेक्टिव स्टडी को प्रमोट नहीं कर रही हूँ. मैं चाहती हूँ अगर आप पूरा सिलेबस कर सकते हैं सो प्लीज डू इट. बट मेरा क्या था, मेरा ये था कि अपन के ऑडिट में 4 बिग चैप्टर्स है, चैप्टर नंबर 3, 5, 9 एंड 8. ओके, सो एंड 4 भी है. ठीक है, सो वी हैव 3, 4, 5, 9 एंड 8. दे आर वेरी बिग चैप्टर्स. सो मैंने क्या किया था, मैंने 9 किया था, 8 किया था एंड 4 किया था. दैट्स वाई आई डिड नॉट डू 3 एंड 5. क्योंकि जो 1.5 डेज होता है उसमें आप इतने बड़े बड़े चैप्टर्स का अगर रिवीजन करने जाएंगे देन यू वोंट बी एबल टू डू इट. सो मैं अगर चैप्टर नंबर 3 के स्पेसिफिक टॉपिक्स को बताऊं जो मैं करके गई थी. सो सबसे पहले था ऑडिट ट्रिक्स में जो जो चीजें इंक्लूडेड रहती हैं, जो ऑडिट ट्रिक्स जिन जिन चीजों को इंक्लूड करता है, सो मैंने वो टॉपिक किया था. मैंने डिटेक्शन रिक्स तक मैं ऑडिट ट्रिक्स का टॉपिक करके गई थी. देन कमिंग ऑन टू उसमें एक मटेरियलिटी वाला टॉपिक है, मैं वो करके गई थी. मटेरियलिटी टू डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मटेरियलिटी, इतना मैंने किया था उस चैप्टर में. नाउ कमिंग ऑन टू चैप्टर नंबर 4 जो बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है. सो मैं आपको उसका ब्रेकेज बताना चाहूंगी कि आप उसको किस तरीके से डिवाइड करके पढ़ सकते हैं. तो सबसे पहले तो व्हाट इज ऑडिट एविडेंस से लेकर हाउ टू सिलेक्ट आइटम फॉर टेस्टिंग. ठीक है, देयर आर डिफरेंट मैथड कि 100% आप सिलेक्शन कीजिए, सिलेक्टेड आइटम्स को सिलेक्ट कीजिए, सैम्पलिंग कीजिए, जो इतना है फ्रॉम व्हाट इज ऑडिट एविडेंस टिल डिफरेंट मैथड फॉर सिलेक्टिंग द आइटम फॉर टेस्टिंग. ये मैं एक बार में पढ़ती थी, मतलब एक दिन में बोल लो या एक सेटिंग में बोल लो. ठीक है, देन मैं जो सेकंड सेटिंग में जो पढ़ती थी वो मैं स्टार्ट करती थी जो आपका क्या है, इन्वेंट्री.
इन्वेंट्री वाला जो ऐसे है, इन्वेंट्री से लेके रिलेटेड पार्टी तक, ये मैं दूसरी सिटिंग में पढ़ती थी या मैं सेकेंड डे पे पढ़ती थी। तो मैं जब इतना कर लेती थी, ऑडिट एविडेंस टू डिफरेंट मेथड फॉर सिलेक्टिंग द आइटम फॉर टेस्टिंग एंड फ्रॉम ऐसे ऑन इन्वेंट्री टू रिलेटेड पार्टी, तो आपका एक मेजर पोर्शन ऑफ चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। फिर आपके जो बड़े बड़े एसेज हैं सिर्फ वो बचते हैं, जैसे कि ऑडिट प्रोसीजर हो गया, सैम्पलिंग हो गया, यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर हो गया। सो मैंने इतना कर लिया, मेरा मेजर पोर्शन ऑफ चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया। देन मैं ऑडिट प्रोसीजर वाला ऐसे करती थी, देन सैम्पलिंग, देन लास्ट में मैं करती थी यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। जो यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर वाला ऐसे है, उसमें बच्चे जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें। सो पहले आप और ऐसे इस पे ध्यान दे लो, जैसे कि मैंने आपको बताया इन्वेंट्री से लेके रिलेटेड पार्टी हो गया, एनालिटिकल प्रोसीजर हो गया, सैम्पलिंग हो गया, इस पे फोकस कर लो। एंड अगर आपका कैलिबर है कि आपको लगता है कि आप यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर कर सकते हैं तो प्लीज करिए। अगर आप नहीं कर सकते तो आप उसके क्वेश्चन कर लीजिए। हियर आई वांट टू टेल यू कि मैंने एक बार पूरा रिवीजन कर लिया था ऑडिट का। देन व्हाट आई डिड, आई यूज परफेक्ट प्रैक्टिस बुक फ्रॉम ई स्कॉलर। ऑडिट की परफेक्ट प्रैक्टिस बुक मैंने यूज की थी, आप भी उसको ऑर्डर कर सकते हैं। आपको ई स्कॉलर्स की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा एंड लॉग इन करके आप एड टू कार्ट करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं अपना, ठीक है। आई एम नॉट प्रमोटिंग दिस, बट आई वांट टू स्पेसिफिकली टेल यू कि मैंने क्या क्या किया था, एक एक चीज मैंने क्या क्या की थी। तो मैंने आपको चैप्टर 4 का ब्रेकेज बता दिया कि मैंने कहाँ से कैसे कैसे किया, कि मैंने पहले मेजर पोर्शन निपटाने की कोशिश की कि अपन को अपने ब्रेन के साथ खेलना है, कि अगर अपने ब्रेन को लगता है कि मैंने इस चैप्टर का इतना पोर्शन कर लिया है तो मैं इतना भी कर सकता हूं। तो मैंने चैप्टर नंबर 4 इस तरीके से किया था, मैं यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर करके गई थी। एंड फिर आते हैं चैप्टर नंबर 5 पे। चैप्टर नंबर 5 पे एज सच मैंने उसको नहीं किया था। नाउ कमिंग ऑन टू चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 जो है वो भी एक छोटा चैप्टर है, एंड बच्चे अगर आप उसको इग्नोर कर रहे हो तो दैट इज वेरी रॉन्ग, आपको वो करके जाना चाहिए। एंड स्पेशली द टॉपिक असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल, वो वाला जो टॉपिक है वो तो आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। नाउ कमिंग ऑन टू चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में आई थिंक 7 एसेज हैं, तो उसमें मैं आपको ब्रेकेज बताना चाहूंगी मैं किस तरीके से करती थी। जो फर्स्ट 3 एसेज हैं फ्रॉम सब्सिक्वेंट इवेंट टू इवेल्युएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट, मैं ये 3 ऐसे एक बार में करती थी। फिर उसके बाद आता है रिटन रिप्रेजेंटेशन वाला ऐसे। तो रिटन रिप्रेजेंटेशन वाला ऐसे बड़ा है, सो आपको खुद अपने दिमाग से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि मैंने क्या किया। सबसे पहले सब्सिक्वेंट इवेंट से लेके किया इवेल्युएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट। इवेल्युएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट एक छोटा ऐसे है, तो आखिरी तक मैंने एक छोटा ऐसे किया जो मेरे दिमाग ने कहा चलो हो जाएगा। लेकिन फिर मैं सेकेंड सिटिंग में मी सेकेंड डे पे बोल लूं तो मैं स्टार्ट करती थी विद रिटन रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि रिटन रिप्रेजेंटेशन एक मेजर बड़ा ऐसे है, ठीक है। उसमें से क्वेश्चन भी वो अच्छे खासे बना देते हैं। तो रिटन रिप्रेजेंटेशन से लेके फिर जो 4 ऐसे बचते थे मैं वो करती थी। चैप्टर नंबर 7 जो है वो अगर आप उसके खुद के नोट्स बना रहे हो तो वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। अदरवाइज आप वो बुक में ही घूमते रहोगे कि ये चीज यहाँ, ये चीज मुझे बहुत लेंदी लग रही है, ऐसे मुझे बहुत लेंदी लग रहा है। डोंट डू दैट, प्लीज मेक योर ओन नोट्स, ओके, विद रेड पेन। नाउ कमिंग ऑन टू चैप्टर नंबर 8, मैं उसका अगर ब्रेकेज बताऊं आपको तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, की मैटर पैराग्राफ, अदर मैटर पैराग्राफ, एम्फोसिस ऑन मैटर पैराग्राफ, ये चीज, ये 3 आप कर लें। फिर उसके बाद आइए आप सेकंड, ये फर्स्ट सिटिंग में हो गया। सेकंड सिटिंग में आपको करना चाहिए आपका एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट हो गया आपका सेकंड सिटिंग में। थर्ड सिटिंग में जो बाकी एसेज बचे, नाउ बाकी एसेज में कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ जाता है, कंपनीज एक्ट के भी कुछ पॉइंट्स आ जाता है। नाउ कुछ लोग यहाँ पे बोलेंगे कि वो एक साथ इतना नहीं कर सकते, आई अंडरस्टैंड कंप्लीटली। आप ऐसा कर सकते हैं, उसको भी ब्रेक कर दीजिए। आप अदर एसेज एक थर्ड डे पे कर लीजिए, फिर बाकी जो बच रहा है उसको फोर्थ डे पे कर लीजिए। नाउ कमिंग ऑन टू कारो। कारो जो है वो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट बच्चे उसको समझ नहीं पाते हैं। एक बार आप उसको समझ लीजिए देन इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू। उसमें 2-3 टॉपिक जो हैं शुरू के, अगर आप उनको ग्रास्प कर लेते हैं देन बाकी के टॉपिक आपके लिए इजी बन जाते हैं। जैसे कि उसमें सबसे पहले 3 टॉपिक मैं आपको बता दूं, अगर आप वो कर लोगे देन इट विल बिकम इजी फॉर यू। सबसे पहला टॉपिक तो वो फिक्स एसेट, इंटेंजिबल एसेट्स और इन्वेंट्री को लेके जो पॉइंट्स दिए गए हैं आप वो उसको कर लीजिए। फिर पॉइंट्स आते हैं रिलेटेड टू कि कंपनी ने किन किन को लोन दिया है, आप उससे रिलेटेड कुछ पॉइंटर्स कर लीजिए। एंड तीसरा जो लेंदी टॉपिक दिया है कारो में दैट इज
कि कंपनी ने किस किस से लोन लिया है, एंड कंपनी अगर उसमें डिफॉल्ट कर देती है तो आप उसमें कुछ पॉइंट कर लीजिए। देन आपके छोटे छोटे पॉइंट्स बचेंगे, जैसे कि स्टैट्यूटरी ड्यू अगर कंपनी के डिपॉजिट नहीं किए गए हैं। सो इस तरीके से कारों को कैप्चर करने की कोशिश कीजिएगा। कारों आप एक सेपरेट चैप्टर मानो तो दैट विल बी बेटर फॉर यू, क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस भी बहुत है, हर अटेम्प्ट में उसका क्वेश्चन आता है। नाउ कमिंग ऑन टू चैप्टर नंबर 9। ओके, जो बच्चों को बहुत बड़ा पड़ता है, एंड पर्सनली मुझे भी बहुत बड़ा पड़ा था, कि वो इतना लेंदी है कि ऐसा लगता है कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता। नाउ सबसे पहले तो अगर आप में गवर्नमेंट ऑडिट कंप्लीट करने का जज्बा जुनून है तो प्लीज सबसे पहले उसको कीजिएगा फर्स्ट सेटिंग में, गवर्नमेंट ऑडिट आई थिंक जब अगर फर्स्ट रिवीजन आप कर रहे होगे तो वो एक सेटिंग में भी नहीं हो पाएगा, उसको 2 दिन ही लगेगा। ओके, अगर आप 3-3 घंटे भी पढ़ते हो देन स्टिल आपको टाइम लगेगा गवर्नमेंट ऑडिट में, क्योंकि उसमें वर्ड्स जो हैं वो थोड़े से टेक्निकल हैं। ओके, सो उसमें वर्ड्स थोड़े से टेक्निकल हैं। देन सेकंड सेटिंग में आप कर सकते हो कोऑपरेटिव सोसाइटीज। सो ये जो 2 टॉपिक्स हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप सेकंड कैटेगरी में कौन कौन से कर सकते हैं, LLP, पार्टनरशिप, हायर परचेज, लीज एग्रीमेंट, ये वाला कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका थर्ड जो पार्ट आप कैटेगरी आपकी आती है वो आती है अदर्स की, जैसे सिनेमा, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, इन सब की आती है। इनमें आप कुछ आपके हिसाब से स्पेसिफिक पॉइंट कर लीजिएगा एंड जस्ट बस हो गया आपका, ठीक है। एंड इसमें मैंने क्या किया था कि जो मैंने परफेक्ट प्रैक्टिस बुक आपको बताई, तो मैं उस परफेक्ट प्रैक्टिस बुक में से सारे क्वेश्चन नहीं किए थे मैंने चैप्टर नंबर 9 के, बिकॉज क्या था कि भाई चैप्टर रिवाइज करने में इतना टाइम लग रहा है, फिर क्वेश्चन करने में, और क्योंकि क्वेश्चन उसके बहुत सारे दिए हुए थे, क्वेश्चन करने में भी टाइम लग रहा है, तो भाई मेरे और चैप्टर छूट जाते उसकी वजह से। सो व्हाट आई डिड, आई ओनली डिड मॉड्यूल क्वेश्चन इन दैट चैप्टर नंबर 9। ओके, सो आप भी वो कर सकते हैं कि अगर आपको कोई चैप्टर बहुत लेंदी लग रहा है, उसके क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं, तो भाई स्ट्रैटेजिकली खेलो, मॉड्यूल के तो क्वेश्चन कम से कम करके जाओ। ओके, फिर नाउ कमिंग ऑन टू चैप्टर नंबर 10, दैट इज बैंक वाला चैप्टर। सो बैंकिंग में मैंने क्या किया था, बैंकिंग में मैं पूरा अच्छे से करके गई थी, एंड मुझे वो चैप्टर पर्सनली ईजी लगता है, ठीक है, अगर आप पॉइंट्स उसके समझ लो और बना लो तो। लेकिन अगर फिर भी आपको कुछ लगता है उसको डिफिकल्ट, सो आप NPA वाले टॉपिक से तो बिल्कुल करके जाइएगा। ओके, सो डोंट लीव दैट एज वेल। नाउ कमिंग ऑन टू चैप्टर नंबर 11 में मैं बात करूं तो जो पहले के शुरू के टॉपिक हैं दैट इज टाइप ऑफ थ्रेड, प्रिंसिपल वाला, वो तो बच्चे कर लेते हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर ये तो हो जाता है बच्चों का। फिर आता है SQC एंड SC 220, तो उसमें जो टॉपिक्स हैं मतलब ये क्वालिटी कंट्रोल वाले, सो उसके आप खुद के नोट्स बनाइए, ठीक है, खुद के नोट्स बनाइए ताकि आप उसको बार बार पढ़ते रहें, वरना आप बुक बार बार खोल के नहीं पढ़ सकते, जितना आप अपने नोट्स खोल खोल के पढ़ सकते हैं। सो उसको भी आपको छोड़ना नहीं है, आप उसके नोट्स बनाइए और खुद उसको बार बार पढ़िए। आप उसको अपने नोट्स में ना सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लोगे ना, सो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ वो ईजी है। सो ये मैंने आपको पूरा ब्रेकेज बताया कि मैंने किस तरीके से चैप्टर्स को ब्रेक कर करके पढ़ा था, एंड मैं चैप्टर नंबर 3 एंड 5 करके नहीं गई थी। दिस डजंट मीन कि आप भी करके नहीं जाइए। अगर आप में कैलिबर है, आपको वो, आप एक तो ये दिमाग में रखना कि मुझे वो 1.5 डेज में किस तरीके से चीजें निपटानी है, ये भी एक दिमाग में लेके चलना। मैं ये दिमाग में लेके चलती थी, एंड मैंने 1.5 डेज में, लेट मी टेल यू, मैंने हर एक चीज पढ़ी होगी, ऐसा नहीं था कि मैंने कुछ चीज छोड़ दी हो। जैसे TCWG वाला क्वेश्चन आया था, तो इनफैक्ट मैं TCWG भी क्या होता है वो पढ़ के गई थी। एंड मैं नोट्स लिखने पे क्यों इंसिस्ट करती हूँ, नोट्स लिखने पे इसलिए इंसिस्ट करती हूँ कि जब आप नोट्स लिखते हो ना, तो वो टेक्निकल वर्ड्स जो होते हैं ना, जो आपको वहां पे एग्जामिनेशन हॉल में अपनी आंसर शीट में लिखने चाहिए, तो वो आप ज्यादा अच्छे से आपके दिमाग में रह जाते हैं। ओके, बच्चे क्या करते हैं, आंसर राइटिंग पे प्रैक्टिस करते हैं ज्यादा, तो आंसर राइटिंग पे भी प्रैक्टिस करनी है आपको, लेकिन नोट्स पहले बनाओ। ओके, सो नोट्स अगर आप पहले बना लोगे तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। सो ये मैंने आपको पूरा ब्रेकेज बताया कि मैं किस तरीके से पढ़ती थी। मैंने इस तरीके से अपना फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट किया होगा, एंड मैं क्या करती थी, मैं नोट्स किस तरीके से बनाती थी, लेट मी ऑल्सो टेल यू दिस। जैसे सपोज एनालिटिकल प्रोसीजर वाला मैंने पढ़ा, उसमें सबसे पहले क्या है कि एनालिटिकल प्रोसीजर में की फैक्टर्स हैं कुछ, फिर मेथड्स हैं कि किस तरीके से आप करते हो। ओके,
तो मैंने सपोज जैसे फैक्टर्स आपको जो कंसीडर करने चाहिए एंड जो मेथड्स हैं फॉर एनालिटिकल प्रोसीजर, ये दोनों टॉपिक पढ़ लिए मैंने। फिर मैं इसको शॉर्ट मैं अपने नोट्स में लिख लूंगी, फिर उसके बाद बाकी का जितना बचा है उसको याद करूंगी और फिर उसको नोट्स में लिख लूंगी। आई विल ऑल्सो शेयर माई नोट्स ऑन एनालिटिकल प्रोसीजर विद यू ऑल, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि मैंने किस तरीके से लिखा था एंड किस तरीके से क्या किया था। सो मैंने जैसे कि आपको शुरू में बताया था कि मैंने अगस्त एंड तक, अगस्त 2024 तक अपना फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट कर लिया था। देन मैंने अपना सेकेंड रिवीजन भी बाय सेकेंड रिवीजन आई डिड नॉट क्लियरली रिमेंबर मैंने, लेकिन अपना सेकेंड एंड थर्ड रिवीजन भी किया था। थर्ड रिवीजन मेरा हो गया था बाय दिसंबर एंड। फिर मैंने लास्ट में क्या किया था, मैं ये करती हूँ जैसे सेकेंड वो है आपका मतलब ग्रुप 2 का सेकेंड पेपर है ऑडिट, तो मैंने क्या किया था कि थोड़ा सा जैसे आप लास्ट 5 डेज में फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन करते हो, तो उससे थोड़े पहले जो डेज रहते हैं आपके, उसमें बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करती रहती थी कि मैं कुछ भूल ना जाऊं। एंड जो टॉपिक डिफिकल्ट हैं जैसे कारो, उनको तो आपको छोड़ना ही नहीं है, वो बिल्कुल देखते रहो कि वो आपके दिमाग से ना चले जाएं। गवर्नमेंट ऑडिट जिसमें बहुत टेक्निकल वर्ड्स हैं, आपको वो दिमाग में रखना चाहिए कि वो आपके दिमाग से ना चले जाएं। तो और ई स्कॉलर्स की अगर आपको बुक परचेज करनी है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। लेकिन उसमें क्या है कि जैसे पहले ट्रू फॉल्स आता था शायद ऑडिट में, तो उसमें पहले ट्रू एंड फॉल्स दे रखा था, सो वो ज्यादा आपके काम नहीं आएगा। बट स्टिल अगर आपके पास टाइम है, आप कर सकते हो तो बिल्कुल कीजिए। लेकिन उसके जो क्वेश्चंस है ना बाकी चैप्टर के, वो आप बिल्कुल करके जाइए। तो मैं आपको इसलिए वो बार बार बोल रही हूँ क्योंकि बहुत बच्चों का क्वेश्चन आता है कि आप क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करते थे, तो मैं आपको इसलिए बार बार सजेस्ट कर रही हूँ कि मैं वहाँ के ई स्कॉलर्स के परफेक्ट प्रैक्टिस बुक से मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी। एंड मैंने अपने रिटन नोट्स भी बनाए थे एंड मैंने 3 टाइम रिवीजन भी किया था। आई होप दिस वीडियो इज बेनिफिशियल फॉर यू, आपको मतलब समझने में हेल्प हुई हो कि किस तरीके से हमको चैप्टर को ब्रेक करके पढ़ना है, बिकॉज यू नीड टू कंट्रोल योर माइंड एंड इनकरेज इट कि हाँ मैं कर लूंगा, हो जाएगा मेरे से। एंड लेट मी टेल यू कि जब मैंने इंटर स्टार्ट किया था ग्रुप 1, तो मैंने किसी टीचर की वो देखी थी शॉर्ट वीडियो। उन्होंने कहा था कि वो लोग बच्चे ज्यादा जल्दी पास हो जाएंगे इंटरमीडिएट में जो रिटन प्रैक्टिस करते हैं और कंसिस्टेंट रहते हैं। सो शायद मेरी रिटन प्रैक्टिस ही थी, एक मेजर रोल प्ले किया था जिसने कि मेरे 75 मार्क्स आ गए। आई होप आपके भी 75 मार्क्स आए और उससे ज्यादा आए बल्कि in audit। and please if you like this video तो मुझे आप और सजेस्ट कीजिए टॉपिक जिस पे मुझे वीडियो बनानी चाहिए जिससे आपकी हेल्प हो। एंड डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।